नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा मेडिकल ऑफिसर एग्जाम 2024 के पेपर की। अपन ने पिछले दो वीडियो में अपन ने बात की थी हरियाणा मेडिकल ऑफिसर एग्जाम 2020 और 2022। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं 2024 पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रेकियलियस मसल्स। ब्रेकियलियस मसल्स के बारे में क्या सही है? फर्स्ट, इट इज इनर्वेट बाय द मीडियन नर्व। नो, ये गलत बात है। ये इनर्वेट होती है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व के द्वारा इनर्वेट होती है। इट अराइज फ्रॉम द अपर थर्ड ऑफ द ह्यूमरस। ये भी बात गलत है। ये अराइज होती है लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस। इट इज अ फ्लेक्सर एट एल्बो जॉइंट। ये फ्लेक्सर का काम करती है, बिल्कुल सही बात है, एल्बो जॉइंट को। इट अटैच टू द बाइसिपिटल ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस। नो, ये अल्नर ट्यूबरोसिटी से अटैच होता है। तो इसका आंसर आएगा, सही आंसर आएगा वो आएगा, इट इज द फ्लेक्सर एट एल्बो जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अपन, द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फेरिंजियल आर्च इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये सेकंड फेरिंजियल आर्च से डेरिवेटिव है। मेलियस होता है वो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च का डेरिवेटिव है। जो मेलियस और जो इनकस है वो जो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से डेरिवेटिव होता है, जबकि इस जो स्टेपेज मसल्स होती है वो सेकंड फेरिंजियल आर्च से होता है। स्टाइलोइड प्रोसेस आल्सो सेकंड। तो इसका आंसर आएगा मेलियस। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग all the muscles of the tongue are innervated by the hypoglossal nerve except। तो जो भी टंग की जो भी है सारी की सारी मसल्स होती है, जो भी इंट्रेंसिंग हो गई है एक्सट्रेंसिंग मसल्स है, वो सप्लाई होती है हाइपोग्लोसल नर्व। इसमें से एक मसल सप्लाई नहीं होती, वो होती है प्लेटोग्लोसस। प्लेटोग्लोसस क्या होती है? एम्ब्रियोलॉजिकली प्लेट मसल्स होती है जो सप्लाइड बाय होती है वेगस नर्व या 10th नर्व। क्वेश्चन नंबर 4, which nerve can be palpated behind the medial epicondyle of the humerus। तो medial epicondyle of humerus के जो पीछे पालपेट होती है वो नर्व होती है अल्नर नर्व। posterior to medial epicondyle in cubital tunnel। compression or trauma of at the side produce tingling in the little finger commonly called funny bone sensation। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, which of the following statement correctly describe startling low of the heart। स्टार्लिंग लो क्या होता है? स्टार्लिंग लो यही होता है जब हार्ट में वीनस रिटर्न ज्यादा होगा। जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो वेंट्रिकल में वेंट्रिकल वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जब वेंट्रिकल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जो मायोकार्डियल मसल्स में स्ट्रेच स्ट्रेच ज्यादा आएगा। स्ट्रेस ज्यादा आएगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये है स्टार्लिंग लो, जिसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है, इट एक्सप्लेन द इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट दैट अकर व्हेन द वीनस रिटर्न इज इंक्रीज। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है तो कार्डियक आउटपुट का इंक्रीज होना, ये बताता है फ्रैंक स्टार्लिंग लो। क्वेश्चन नंबर 6, बोटुलिनम टॉक्सिन टाइप ए और ई ब्लॉक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय एक्टिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। तो ये क्या करता है, बोटुलिज्म में जो टॉक्सिन होता है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज को एसिटाइल कोलिन रिलीज को क्या करता है? इनहिबिट करता है। कैसे करता है इनहिबिट? ये करता है क्लीवेज करता है, क्लीवेज बाय स्नेयर प्रोटीन। जो स्नेयर प्रोटीन है उसको क्लीवेज करके उसको तोड़ के एसिटाइल कोलिन रिलीज को इनहिबिट करता है। तो इसमें दो प्रकार के टॉक्सिन होते हैं बोटुलिज्म में। एक होता है टाइप ए और ई जो स्नेप 25 को क्लीवेज करता है, और एक होता है जो टाइप बी जो एक्शन करता है सिनेप्टोब्रेविन। तो ये क्वेश्चन टाइप बी का भी पूछा गया और टाइप ए और ई का भी पूछा गया है बोटुलिनम टॉक्सिन के। तो ये ब्लॉक, तो इसका आंसर आएगा टाइप ए और ई। तो सिनेप्टोसिन एसोसिएट प्रोटीन 25 सिनेप 25 को क्लीवेज करने का काम करता है। सिनेप्टोब्रेविन को क्लीवेज करता है वो टाइप बी। क्वेश्चन नंबर
7। व्हाट इज द हेल्डन इफेक्ट? हेल्डन इफेक्ट कुछ नहीं है, जब ऑक्सीजन की लोडिंग होता है ब्लड, उसके कारण अनलोडिंग हो जाता है CO2 में। जो लंग में होता है, लंग में क्या होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो वहां पे ऑक्सीजन का लोडिंग होगा तो CO2 का अनलोडिंग हो जाएगा। तो ये है हेल्डन इफेक्ट। तो ये CO2 को बाहर निकालने के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका हेल्डन इफेक्ट। जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पे CO2 अनलोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग फुलमिनेंट क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल इन्फेक्शन? जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल इन्फेक्शन होता है उसके लिए ट्रीटमेंट होता है वेनकोमाइसिन प्लस मेट्रोनिडाजोल। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज स्पेशली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्रोमेगली? तो एक्रोमेगली के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है पेगविसोमेट। पेगविसोमेट आपका है जो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ये इसका एंटागोनिस्ट है। तो ग्रोथ हार्मोन को कम करना है। एक्रोमेगली किसके कारण होता है? ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से होता है, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिवनेस से होता है ये एक्रोमेगली। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया आपको, A 45-year-old male diagnosed with tuberculosis is treated with rifampicin. How does rifampicin act on the tubercular bacteria? तो रिफाम्पिसिन क्या करता है? ये इनहिबिट करता है RNA पॉलीमरेज एंड ट्रांसक्रिप्शन। और ये क्या है? एक बैक्टीरियासाइडल एजेंट होता है। ये क्या करता है? बीटा सब यूनिट ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। बैक्टीरियासाइडल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ए पेशेंट डेवलप चिल, वोमिटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स आफ्टर ईटिंग वाइल्ड मशरूम। दीज सिम्टम आर ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ विच एंजाइम? जो वाइल्ड मशरूम होता है उसमें जो पॉइजन होता है वो होता है अल्फा एमिनिटीन। अल्फा एमिनिटीन जो क्या करता है? इनहिबिट करता है RNA पॉलीमरेज 2 को। इससे क्या हो जाएगा? mRNA का सिंथेसिस नहीं होगा और हिपेटॉक्सिटी भी करवाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अपन, द एंजाइम इंडिकेटर ऑफ क्रोनिक एल्कोहलिज्म इज? तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म में जो एंजाइम इंडिकेटर होता है वो होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। इससे क्या होगा? ये एल्कोहल कंजम्पशन क्या कराएगा? हिपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कराएगा। इसके कारण जो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का सिंथेसिस ज्यादा होगा। तो ये एक सेंसिटिव मार्कर है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एल्कोहल इंटेक के लिए। जब अदर लिवर एंजाइम नॉर्मल भी रहते हैं तब भी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज ज्यादा आता है एल्कोहल पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर बात करें 13 की, फ्लेम बर्न विच पिंक ड्राई और नॉन ब्लांचिंग वुंड एंड रिड्यूस सेंसेशन शुड बी मैनेज बाय? तो जो बर्न होती है, नॉन ब्लांचिंग बर्न है और पिंक और ड्राई बर्न है, जहाँ पे रिड्यूस सेंसेशन हो गया, ये बर्न इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो बर्न है वो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न हो गया। और इसकी पोटेंशियल है हीलिंग की, वो पुअर है, पुअर हीलिंग पोटेंशियल है। अगर पुअर हीलिंग पोटेंशियल है तो सीधी सी बात है स्किन को जहाँ से बर्न हुआ अर्ली एक्सीजन करना पड़ेगा और स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे जो स्किन है उसको ऑक्सीजन करना पड़ेगा वुंड को और ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्किन है वो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है। क्वेश्चन नंबर बात करें 14 की, ग्लासगो कोमा स्कोर इज यूज्ड टू असेस? ग्लासगो कोमा स्कोर होता है जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के बारे में बताता है। ये बताएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बताएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है? EVM का यूज किया जाता है, आई ओपनिंग, वर्बल का और मोटर, ये 3 फंक्शन का यूज किया जाता है। EVM ई में 4 स्कोरिंग, वर्बल में 5 और मोटर में 6 स्कोरिंग। तो ये यूज किया जाता है। आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस है तो 4, वॉइस पे हो रहा है तो 3, पेन पे हो रहा है तो 2 और आई ओपनिंग हो ही नहीं रहा तो 1। ऐसे वर्बल पे ओरिएंटेड है वेल तो 5, कंफ्यूज है थोड़ा सा तो 4, इनअप्रोप्रिएट वर्ड है तो 3, कंप्रेसिबल साउंड है तो 2, नन है तो 1। मोटर पे अगर कमांड अच्छी फॉलो कर रहा है तो 6 नंबर देते हैं
लोकलाइज पेन पे रेस्पॉन्स कर रहा है तो 5, विद्रो फ्रॉम द पेन, पेन पे विद्रोल रिफ्लेक्स दिखा रहा है तो 4, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है तो 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन है 2 और नल है 2। तो टोटल स्कोरिंग होता है इसका 15, सारा का जोड़ के मैक्सिमम 15 हो सकता है और मिनिमम 3 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर बात करें 15, एक कंफ्यूज पेशेंट रेस्क्यू फ्रॉम द बर्निंग व्हीकल विद हाइपोक्सिया शुड बी मैनेज इनिशियली विद। तो हाइपोक्सिया है तो सीधी सी बात है 100% नॉर्मोबेरिक ऑक्सीजन देना है उसको, क्योंकि बर्न पेशेंट में है, बर्निंग व्हीकल में है और हाइपोक्सिया है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का खतरा है और कार्बन मोनोऑक्साइड की हाई एफिनिटी होती है, इसके कारण वो टिश्यू हाइपोक्सिया करवा देता है, हीमोग्लोबिन से जो बाइंड होने की एफिनिटी होती है हाई होती है। तो इसलिए 100% ऑक्सीजन अपन देंगे तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल को रिड्यूस करेगा और ऑक्सीजन हाइपोक्सिया को कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ए थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट वुमेन विथ फीमोरल वेन थ्रोम्बोसिस शुड बी ट्रीटेड बाय। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में है वो अपन लो मोल्यूलर वेट हिपेरिन देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन वारफेरिन देते हैं, बाद में वारफेरिन और जो विटामिन के एंटागोनिस्ट प्लोसेंटा को क्रॉस कर पाते हैं इसलिए फीटल ब्लीडिंग करा सकता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन करवाता है, इसलिए बाद में ये नहीं देते। और लो मोल्यूलर वेट हिपेरिन वो सेफ है, नहीं प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाएगा, तो इसलिए प्रीफर्ड ट्रीटमेंट होता है। जैसे एनोक्सापेरिन, एनोक्सापेरिन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। तो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के लिए इनिशियल डायग्नोसिस होगा वो सबसे पहले कोई भी एब्डोमेन पेन वगैरह होता है तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो कि नॉन इन्वेजिव है और इजीली सब जगह अवेलेबल हो जाएगी और सेंसिटिव है, कोई भी गोल स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए या कोई भी गोल ब्लैडर वॉल की थिकनिंग है उसको डिटेक्ट करने के लिए या गोल ब्लैडर के चारों ओर जो फ्लूइड है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो ये सोनोग्राफी फर्स्ट लाइन टेस्ट होता है कोलेसिस्टाइटिस के लिए। द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोक्सिया। तो मोस्ट कॉमन जो हाइपोक्सिया में का मैकेनिज्म होता है वो होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसपेज। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट काज होता है। इसमें क्या होता है, वेंटिलेशन तो वेन एरिया ऑफ द लंग आर वेल परफ्यूज बट पुअरली वेंटिलेट, जैसे न्यूमोनिया में होता है, सीओपीडी में होता है, अस्थमा में होता है, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म में होता है। इसमें क्या होता है, जो लंग में एल्वोलाई है वहां पे तो अच्छी खासी एयर आ रही है परंतु ये ब्लड में नहीं जा रही, तो वेंटिलेट तो अच्छा खासा है, वेंटिलेट तो अच्छा खासा है पर परफ्यूजन क्या है, पुअर परफ्यूजन है। जैसे न्यूमोनिया में यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन वगैरह हो जाता है तो इजिली ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं होता, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच है वो हाइपोक्सीमिया की मैकेनिज्म है। ये यहाँ पे कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ गया तो भी ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं होगी ब्लड वेसल्स में, तो वेंटिलेशन तो अच्छा खासा है पर परफ्यूजन पुअर है, तो इसको बोलते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, जो हाइपोक्सीमिया का मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है इन न्यूमोनिया, सीओपीडी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, नोइजी इंस्पायरेटरी ब्रीथिंग लाउडेस्ट ओवर द नेक इन द पेशेंट विद प्रायर प्रोलोंगेशन इंट्यूबेशन इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं स्ट्रायडोर, जो हाई पिच होती है और इंस्पायरेटरी साउंड काज बाय द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। स्ट्रायडोर, जो अपर एयरवे होता है उसमें इंस्पायरेटरी स्ट्रायडोर होता है और जो लोअर एयरवे होता है उसमें एक्सपायरेटरी स्ट्रायडोर होता है और अपर में इंस्पायरेटरी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, पेशेंट टेकिंग वेरेनिक्लिन शुड बी मॉनिटर फॉर। तो वेरेनिक्लिन क्या करता है, निकोटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, तो इसके साथ एसोसिएट होता है मूड चेंज के साथ, डिप्रेशन, एजिटेशन, सुसाइडल आइडिएशन, इनके साथ एसोसिएट होता है, तो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम के लिए इसका मॉनिटर जरूरी होता है। द मेन फैक्टर कोजिंग अपर एयरवे कोलैप्स इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज। तो इसमें मेन फैक्टर क्या होता है, तो इसमें इन ओएस में क्या होता है, जो फेरिंजियल मसल टोन होती है स्लीप के दौरान
वो डिक्रीज हो जाती है। अब फेरिंजियल मसल टोन डिक्रीज हो गई तो एयरवे क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जब नेगेटिव इंस्पायरेटरी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर ऑफ द एयरवे, जो अपर एयरवे का क्रिटिकल क्लोजर प्रेशर है, उससे अगर इंस्पायरेटरी प्रेशर जो इंस्पायरेटरी प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा तो एयरवे कोलैप्स हो जाएगी, और एयरवे कोलैप्स हो जाएगी तो ये है क्रिटिकल सब एटमोस्फियर प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर बात करें 22, द रेजिडेंट डॉक्टर एस्पायर्ड मिल्की फ्लूइड ऑन thoracentesis in trauma patient complaining lower chest pain in left side. What should the most likely diagnosis if the biochemical analysis show elevated triglyceride level? अगर पहला है मिल्की फ्लूइड, दूसरा इसका साइन है ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है थोरेसिक डक्ट इंजरी को, थोरेसिक डक्ट इंजरी को, क्योंकि थोरेसिक डक्ट का जो फ्लूइड होता है उसका कलर मिल्की होता है, और जो ट्राइग्लिसराइड और लिम्फोसाइड इसमें रिच मात्रा में होती है। और दूसरी बात, इसकी साइट भी वैसी है, थोरेसिक डक्ट असेंड द राइट साइड एंड क्रॉस द लेफ्ट एट T5 T6 ड्रेनिंग इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन में। ट्रोमा के अंदर रप्चर डक्ट स्पेशली प्रोड्यूसिंग लेफ्ट साइड काइलोथोरैक्स, और इसको बोलते हैं काइलोथोरैक्स। जब थोरेसिक डक्ट की इंजरी हो जाती है तो जो लिम्फ फ्लूइड है, लिम्फ वाला, वो लंग में चला जाता है, थोरैक्स में चला जाता है, उसको बोलते हैं लेफ्ट साइड काइलोथोरैक्स। Which is the safest modality to perform in antenatal female? तो एंटीनेटल फीमेल के लिए जो सेफेस्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कोई आयनाइजिंग रेडिएशन एब्सेंट होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन एब्सेंट होती है, तो इसलिए सेफेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी होती है अल्ट्रासाउंड। सीटी स्कैन और प्लेन एक्सरे, इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन प्रेजेंट होती है इसलिए, जबकि एमआरआई सेफ तो होता है पर फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन के तौर पे अवॉइड करते हैं। जब तो कोई असेंशियल चीज नहीं होती तब तक एमआरआई नहीं करवाते। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टोचैस्टिक इफेक्ट? जो स्टोचैस्टिक इफेक्ट होता है, स्टोचैस्टिक इफेक्ट होता है प्रोबेबिलिस्टिक इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन का, वो होता है नो थ्रेशोल्ड डोज, probability increase with dose, CVT is independent of dose, example in radiation induced cancer और genetic mutation। जो भी रेडिएशन इंड्यूस कैंसर हो गया, जेनेटिक म्यूटेशन हो गए, तो उनकी सीवीटी डोज पे डिपेंड करती ही नहीं, हाँ प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है डोज। अब अगर रेडिएशन की डोज इंक्रीज करेंगे तो कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे या कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन होने के चांस बढ़ जाएंगे, परंतु उसकी सीवीटी उसके डोज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, और इसकी कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती। कभी बार कम में भी हो जाता है और कई बार कितना ही दे लो रेडिएशन तो भी नहीं होता। तो ये होता है स्टोचैस्टिक इफेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक। तो इट इज रैंडम और स्टैटिकल इन नेचर, तो ये फर्स्ट वाला ही ट्रू हो जाएगा, इट इज रैंडम एंड स्टैटिकल इन नेचर, रैंडम होता है। द इफेक्ट वेरीज विद डोज एंड हैज ए थ्रेशोल्ड, कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता, कम में भी हो जाए ज्यादा में भी हो जाए, कैंसर वगैरह या म्यूटेशन वगैरह। आल्सो नोन एज टिश्यू रिएक्शन, नो टिश्यू रिएक्शन कुछ नहीं होता। इम्पेयर्ड फर्टिलिटी इसका एग्जांपल नहीं है, इसके एग्जांपल है रेडिएशन इंड्यूस कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें अपन, व्हाट इज द पोटेंशियल डायग्नोसिस फॉर ए 15-year-old फीमेल हु हैव solid adnexal mass on ultrasound and raised level of the lactate dehydrogenase? तो अल्ट्रासाउंड में एडनेक्सल मास आया है और एलडीएच इंक्रीज हुआ है, तो ये सजेस्ट कर रहा है डिसजर्मिनोमा, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में और कोरियोकार्सिनोमा में इसमें बीटा एचसीजी रेज होता है और डिसजर्मिनोमा में एलडीएच रेज होता है। ग्रेनुलोसा सेल में एस्ट्रोजन भी रेज होता है
और कोरियोकार्सिनोमा में बीटा ICG रेज होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ट्रिपल असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के ट्रिपल असेसमेंट में तीन चीज आती है। फर्स्ट आती है क्लिनिकली एग्जामिनेशन, मैनुअली एग्जामिनेशन क्लिनिकली। एक उसके आती है इमेजिंग, इमेजिंग में अपन कोई भी अल्ट्रासाउंड करवा लिया या मेमोग्राफी करवा लिया। और तीसरा असेसमेंट आता है इसका पैथोलॉजी का। पैथोलॉजी में क्या करवाया, कोई भी FNAC करवा ली या बायोप्सी करवा ली, FNAC और बायोप्सी। तो ये तीन असेसमेंट आते हैं, क्लिनिकली, इमेजिंग और पैथोलॉजिकली। ब्लड इन्वेस्टिगेशन इसके ट्रिपल असेसमेंट में शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रिब नोचिंग ऑन द चेस्ट रेडियोग्राफ। तो रिब नोचिंग होता है, वो होता है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोआक्टेशन एओर्टा में क्या होता है, उसमें ब्लड क्या होता है, ब्लड वो अंदर चला जाता है नैरो सेगमेंट में, और इसके कारण क्या हो जाती है, ब्लड वेसल्स होती है इनलार्ज हो जाती है, और इनलार्ज होने के कारण क्या हो जाती है, ये इंफीरियर रिब मार्जिन को इरोड करता है। तो रिब नोचिंग ऑन एक्सरे पे आएगा। तो कोआक्टेशन दोबारा से बता दो, कोआक्टेशन क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल सकड़ी हो जाती है, नेरो हो जाती है। उस नेरो होने के कारण क्या होता है, एओर्टा में जो नेरो होने के कारण होते हैं, जो इसकी जो अल्टरनेट एनास्टोमोसिस होता है वो खुल जाता है। और जैसे इंटरकोस्टल आर्टरीज खुल गई, एओर्टा का जो ब्लड फ्लो मेन आर्टरियों में नहीं गया, जैसे सबक्लेविन आर्टरी इनमें नहीं गया, तो जो इसकी जो एनास्टोमोसिस वाली है कोआक्टेशन, जो कोलेटरल सर्कुलेशन है वो खुल जाता है। और कोलेटरल सर्कुलेशन में इसमें आते हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब इंटरकोस्टल आर्टरीज में खुल गया ब्लड, ब्लड आगे एओर्टा में तो गया नहीं क्योंकि सकड़ा हो गया, सकड़ा हो गया तो इधर ब्लड कम गया, तो सर्कुलेशन में ज्यादा गया, सर्कुलेट। तो इंटरकोस्टल आर्टरी में ब्लड ज्यादा गया तो वहां पे ये आर्टरी इनलार्ज हो जाती है, और ये क्या करती है, इंफीरियर रिब मार्जिन को इरोड करती है। इस बोलते हैं रिब नोचिंग और एक्सरे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, एट व्हाट जेस्टेशनल एज कैन एक प्रीटर्म इन्फेंट एक्सेप्ट ओरल फूड। तो ओरल फूड एक्सेप्ट कब करने लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 28 पे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस दौरान तो अगर बच्चा रहता है प्रीटर्म बच्चा तो IV फ्लूइड ही देते हैं। 30 वीक पे 30 वीक पे भी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से दे सकते हैं, क्योंकि इस दौरान भी जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है, जो स्वेलोइंग रिफ्लेक्स होता है और ब्रीथिंग रिफ्लेक्स होता है वो आ तो जाते हैं, पर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो 30 वीक पे भी नहीं देते। 32 वीक पे इनमें कोऑर्डिनेशन आ जाता है तो अपन ओरली दे सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन मैच्योर अराउंड 34 वीक जेस्टेशन, द इन्फेंट रिक्वायर्ड बिफोर दिस इन्फेंट रिक्वायर ट्यूब फीडिंग। तो बता दिया 32 से पहले तो ट्यूब फीडिंग करवाते हैं, और 32 पे ओरल फीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो सकिंग रिफ्लेक्स है, स्वेलिंग रिफ्लेक्स और ब्रीथिंग रिफ्लेक्स इनमें कोऑर्डिनेशन आ जाता है। 28 पे IV, 30 पे नेजोगेस्टिक और 32 पे ओरल। क्वेश्चन नंबर बात करें 29, ए 1-year-old child present with complaint of 3-4 episode of watery stool in last 24 hours. There is no history of fever or blood in stool. The child on bottle feeding. Which of the following is not a component of first line management? bottle feeding में तो जिंक सप्लीमेंट देते हैं 14 डेज के लिए, ORS देंगे डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है फर्स्ट लाइन में। फीड को कंटिन्यू करेंगे, यस। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया फॉर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। तो सीवियर सेम का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है वेट फॉर हाइट का जो जेड स्कोर होता है लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस होता है वो लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, और तीसरा है बाइलेटरल पिटल एडिमा। ये तीन कंपोनेंट होते हैं इसके क्राइटेरिया में। तो विजिबल सीवियर वेस्टिंग, वेट फॉर एज, जेड स्कोर बेलो, ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होगा।
वेट फॉर लेंथ जेड स्क्वायर बेलो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, यस ये राइट है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेस देन 12.5, ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एटिपिकल कवासाकी डिजीज। जो एटिपिकल कवासाकी डिजीज होता है उसकी बात कर रहे हैं। एटिपिकल मतलब इनकम्प्लीट कवासाकी डिजीज, तो उसको बोलते हैं जो क्लासिकल क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते कवासाकी डिजीज की, परंतु सिग्निफिकेंट कोरोनरी आर्टरी रिस्क होता है वहां पे, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन का ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और डिलेड डायग्नोसिस इंक्रीज कोरोनरी कॉम्प्लिकेशन। तो कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म आर रेयरली सीन, ये तो गलत है, रेयरली क्यों ज्यादा सीन होता है। डज नॉट रिक्वायर आईवीआईजी, ये भी बात गलत है। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन की तो जरूरत पड़ती है कवासाकी डिजीज में। टिपिकल प्रेजेंट विद इनकम्प्लीट क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल कवासाकी डिजीज, यस ये बात बिल्कुल सही है। Which of the following is not a usual feature of minimal change nephrotic syndrome? Usually present with between 2 to 6 year of age, बिल्कुल सही बात है। It is equally prevalent in girls and boys, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बॉयज में ज्यादा होती है गर्ल्स की तुलना में। कॉम्प्लीमेंट लेवल आर नॉर्मल, बिल्कुल सही बात है। और स्टेरॉइड का रेस्पॉन्स होता है, ये भी बात सही है। तो आंसर इज बी, जो गलत बात है। Nasal staphylitis and epistaxis are classically seen in, तो आंसर लेप्रोमेटस लेप्रोसी, जिसमें डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा ड्यू टू पुअर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो नेजल म्यूकोसा क्या हो जाएगी, कॉमनली इन्वॉल्व हो जाएगी यहाँ पे, नेजल कंजेस्टन हो जाएगा, क्रस्टिंग हो जाएगा, और रिकरेंट एपिस्टेक्सिस हो जाएगी, और सेप्टल परफोरेशन भी हो सकता है लेप्रोमेटस लेप्रोसी, जो कि सीवियर टाइप का इसकी फॉर्म है लेप्रोसी की। ओस्पिट्ज साइन, ओस्पिट्ज साइन होता है, वो होता है स्मॉल ब्लीडिंग पॉइंट होता है सोरियासिस में, सोरियासिस में कब होता है, रिमूवल ऑफ स्केल एक्सपोज थिन सुप्रापेपिलरी एपिडर्मिस ओवर डायलेटेड कैपिलरी, दिस काज पिन पॉइंट ब्लीडिंग, दिस इज नोन एज ओस्पिट्ज साइन। तो लेजन एट साइट ऑफ ट्रॉमा इसको बोलते हैं कुबनर फिनोमेना। पेलेग्रा, पेलेग्रा होता है विटामिन B3, और विटामिन B3 कौन सा इसमें, नियासिन, जिसमें 3 साइन 3D या 4D, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, और डेथ भी हो सकती है अगर अनट्रीटेड रहेगा। फर्स्ट लाइन कोमेडोन एक्नी, तो फर्स्ट लाइन फॉर कोमेडोन एक्नी के लिए तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, टॉपिकली रेटिनोइन, ट्रोपिकल जो ट्रेटिनोइन है वो लगाओ, जिसमें आगे से आप ट्रेटिनोइन की जेल हो गई, या एडाप्लेन प्लेन की जो जेल हो गई, ओनली उन क्रीमों से ही काम हो जाएगा जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हुआ है कोमेडोन में। जो कोमेडोन वाली है ये कोमेडोन को निकाल देगी, ब्रेक कर देगी, और नॉर्मल क्रिएटिनाइज कर देगी। एंटीबायोटिक तो कब देते हैं, जब ज्यादा ही इन्फ्लेमेटरी एक्नी हो तब देते हैं एंटीबायोटिक। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द सिफिलिस, सिफिलिस के जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 to 90 डेज होता है, जो एवरेज होता है 21 डेज। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए इज डन बाय, जो नॉर्थर्न ब्लोटिंग होता है उससे होता है आरएनए का, सदर्न ब्लोटिंग होता है उससे आइडेंटिफिकेशन होता है डीएनए का, वेस्टर्न ब्लोटिंग होता है उससे प्रोटीन का। तो डीएनए का पूछ रहा है, सदर्न ब्लोटिंग। क्वेश्चन नंबर 39, नेचर ऑफ एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उसका होता है लाइपोपोलीसेकेराइड, स्पेशली द लिपिड ए कंपोनेंट होता है जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, वो हीट स्टेबल होता है और उसके कारण फीवर, शॉक और डीआईसी होता है। कीवर्कियन साइन आफ्टर डेथ इज सीन, जो कीवर्कियन साइन होता है वो होता है पोस्टमार्टम सेगमेंटेशन ऑफ रेटाइनल ब्लड कॉलम, जो प्रोड्यूसिंग ट्रक अपीयरेंस इन रेटाइनल वेसल्स, तो रेटाइना का साइन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, रूल ऑफ 9 इज यूज्ड टू डिटरमाइन, रूल ऑफ 9 होता है वो एरिया ऑफ बर्न, एरिया ऑफ बर्न के लिए होता है।
क्वेश्चन नंबर 42 ऑन ऑटोप्सी टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल शो टू लीनियर फ्रैक्चर which are intersecting. The sequence of trauma to skull resulting fracture is determined on the principle of. तो इसका आंसर आएगा प्यूपी रूल स्टेटस that fracture line from a later blow stop at earlier fracture line helping determining the sequence of is. जो बाद वाली फ्रैक्चर लाइन होती है, फ्रैक्चर लाइन फ्रॉम ए लेटर ब्लो स्टॉप एट अर्लियर फ्रैक्चर लाइन, तो इसको बोलते हैं पीपी रूल। क्वेश्चन नंबर 43 मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेजोलेक्राइमल डक्ट। तो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है वो होता है लेक्राइमल सेक मसाज होता है, जिसमें मोस्ट केसेस क्यों होता है, ये होता है परसिस्टेंट हेजनर मेम्ब्रेन के कारण होता है। तो लेक्राइमल सेक मसाज से क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा और ऑब्स्ट्रक्शन खुल जाएगा। सर्जरी कब करते हैं, जब लेक्राइमल मसाज से आराम नहीं आ रहा होता। मुनसन साइन, मुनसन साइन इज ए साइन ऑफ, मुनसन साइन होता है केरेटोकोनस का साइन होता है, जिसमें वी शेप इंडेंटेशन हो जाता है लोअर आईलिड का ऑन डाउन गेज पे, सीन इन एडवांस केरेटोकोनस ड्यू टू द कॉर्नियल प्रोट्रूजन। तो ये अपर आईलिड और ये लोअर आईलिड, तो केरेटोकोनस के कारण वी शेप प्रोट्रूजन हो जाता है, उसको बोलते हैं मुनसन साइन। क्वेश्चन नंबर 45 चेरी रॉड स्पॉट कैन सीन फंडस फाइंडिंग। तो चेरी रॉड जो रेड स्पॉट होता है वो सीन होता है सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी एक्लूजन, जबकि सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन में क्या होता है, ब्लड एंड थंडर अपीयरेंस दिखती है। क्वेश्चन नंबर 46 द फास्टेस्ट एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक ड्रग होती है वो होती है ट्रोपिकामाइड होती है। इन दवाइयों में ट्रोपिकामाइड फास्टेस्ट एक्टिंग होती है। साइक्लोप्लेजिक ड्रग होती है जो अकोमोडेशन को पैरालाइज कर देती है, अकोमोडेशन को पैरालाइसिस कर देती है। तो इसमें से इन ड्रगों में से ट्रोपिकामाइड होती है फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। तो ये आइडियली होती है फंडस एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन के लिए आइडियल होती है। फंडस एग्जामिनेशन का वही है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, जितनी देर आंख चेकअप होती है उतनी देर साइक्लोप्लेजिया होना चाहिए, बाद में नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। एट्रोपिन है स्लोवेस्ट ऑनसेट एंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एक्शन होती है जो बच्चों में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजक्टिवल ग्लैंड। तो इनमें ग्लैंड ऑफ क्रोज कंजक्टिवल है, वो ब्लड सेल भी है। ग्लैंड ऑफ मोल नहीं है, ग्लैंड ऑफ मांजवी है, तो आंसर इज सी। तो ग्लैंड ऑफ माल क्या होता है, मॉडिफाइड सीव्ड ग्लैंड होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आईलिड मार्जिन पे होती है, कंजक्टिवल ग्लैंड नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 48 फ्लेमिंगो साइन इज सीन इन, फ्लेमिंगो साइन होता है वो क्या होता है, जिसको स्वार्ट्ज साइन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रेडिस ब्लूस सीन इन द सीन थ्रो द ईयर ड्रम इंडिकेट एक्टिव ओटोस्क्लेरोसिस को इंडिकेट करता है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द कोक्लियर प्रोमेंट्री, तो आंसर इज ओटोस्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 49 होलमार्क मिलर साइन इन। तो होलमार्क जो मिलर साइन होता है वो रेडियोलॉजिकल साइन होता है जो सीन होता है जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा में होता है। इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर के कारण क्या होता है, ट्यूमर के कारण क्या होता है, एंटीरियर बोविंग हो जाता है पोस्टीरियर वाल ऑफ मैक्सिलरी साइनस, जो मैक्सिलरी साइनस की जो पोस्टीरियर वाल है, ये मान लो मैक्सिलरी, तो उसकी जो पोस्टीरियर वाल है वो आगे की ओर बोविंग हो जाता है, क्योंकि पीछे कोई भी सॉलिड मास हो या नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा हो उसके कारण, इसको बोलते हैं होलमार्क मिलर साइन। तो एंटीरियर बोविंग ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिला। क्वेश्चन नंबर 50 इंट्रेंचिंग मसल्स ऑफ लेरिंग्स आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरिंजियल नर्व एक्सेप्ट। तो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है इंटर एरिटिनोइड, बिल्कुल पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनोइड, यस क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करती है, वो नर्व है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, जब इसको भी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, तो आंसर इज क्रिकोथायरॉइड। क्वेश्चन नंबर 51 द आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस।
तो आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस की जो आर्टरी होती है वो होती है स्पिनोप्लेटाइन आर्टरी होती है, जो टर्मिनल ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी की। क्वेश्चन नंबर 52, स्पिनोइड साइनस ड्रेन इनटू, तो स्पिनोइड साइनस ड्रेन करता है, वो करता है स्पिनो इथामोइडल रिसेस में। पोस्टीरियर इथामोइडल साइनस ड्रेन करता है सुपीरियर मीएटस में। फ्रंटल मैक्सिलरी और एंटीरियर इथामोइडल साइनस ड्रेन करता है मिडल मीएटस में। और नेजरो लेक्राइमल डक्ट ड्रेन करती है इंफीरियर मीएटस में। तो क्वेश्चन में पूछा है स्पिनोइडल साइनस, तो आंसर स्पिनो इथामोइडल रिसेस। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following option is correct for the prevention of parent to child transmission of HIV infection under the national AIDS control program? तो प्रिवेंट के लिए क्या करना है? फर्स्ट, HIV DNA PCR for early infant diagnosis should be done at birth। ना, ये कंट्रोल प्रोग्राम में नहीं आता। एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलेक्सिस फॉर बेबी शुड बी स्टार्टेड एट बर्थ, ये बिल्कुल सही बात है। कोट्राइमोक्साजोल प्रोफाइलेक्सिस नो। Lifelong antiretroviral should be provided to pregnant and lactating women with HIV infection only if CD4 count is less than 250 सेल पर mm। ना, ये तो हमेशा ही देनी है, CD4 काउंट से इसका कोई वो रोल नहीं है। रेट्रोवायरल थेरेपी का तो देना ही है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, चाहे CD4 काउंट 250 से ऊपर भी हो तो भी देना है। तो इसका आंसर आ गया। तो ARV प्रोफाइलेक्सिस स्टार्टेड इमीडिएटली एट बर्थ, सी बात है। HIV DNA PCR डन 6 वीक पे करते हैं। कोट्राइमोक्साजोल प्रोफाइलेक्सिस भी 6 वीक पे स्टार्ट करते हैं। लाइफ लॉन्ग रिकमेंडेड करते हैं, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन को रिकमेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इन ए कम्युनिटी इज ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विद malnutrition have intestinal parasitic infection, hair parasitic infection is best described। तो parasitic infection aggravated by malnutrition by causing nutritional loss and anemia but is not the primary cause। तो ये प्राइमरी कॉज नहीं है, तो ये कंडीशनल इन्फ्लुएंस होता है, कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस होता है। क्वेश्चन नंबर 55, ए 25-year-old प्राइमरी ग्रेविडा वेट 56 kg visit antenatal clinic during the her second trimester seeking advice on her diet intake, she should advise to। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एडिशनल 300 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से देते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी वही 300 से 400 किलो कैलोरी के हिसाब से बढ़ा देते हैं। लैक्टेटिंग मदर में फर्स्ट 6 मंथ 600 किलो कैलोरी, अगले 6 मंथ 550 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एडिशनल देते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 300 से 350 सेकेंड, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 300 350 से 450 के आसपास किलो कैलोरी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, एज पर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 1 accredited social health activist in urban poor settlement will be covering which of the following urban poor population। तो अंडर द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अनुसार आशा कवर करता है 1000 से 2500 पॉपुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन कॉज एंडेमिक एसाइटिस, तो एंडेमिक एसाइटिस कर रहा है उसका बताना है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें एल्फा टॉक्सिन B1 के कारण तो क्या होता है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। दूसरा है बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो एलिनिन, ये करवाता है लेथायरिज्म। तीसरा है पायरोलीजिडीन एल्कलॉइड, ये करवाता है एंडेमिक एसाइटिस, तो आंसर इज सी। सेंगुनेरियन करवाता है एपिडेमिक ड्रॉपसी। क्वेश्चन नंबर 58, द एबिलिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट टू करेक्टली मेजर व्हाट इज एक्चुअली इंटेंड टू मेजर इज नोन एज। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट की होती है वो रेफर करती है वैलिडिटी को। वैलिडिटी क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट, इट इज एबिलिटी टू मेजर द ट्रू प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द डिजीज, इट इज असेस्ड बाय सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड प्रेडिक्टिव वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 59, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड इज ए मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर कैंसर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विजुअल इंस्पेक्शन होता है वो होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है 3 से 5% एसिटिक एसिड से सर्विक्स पे अप्लाई किया जाता है। अगर उसके अप्लाई करने के बाद में डिस्ट प्लास्टिक सर्वाइकल एपिथेलियम होती है वो
एसिटोवाइट हो जाती है ड्यू टू न्यूक्लियर प्रोटीन कंटेंट। और अगर एसिटोवाइट नहीं होती, नॉर्मल रहती है, पिंक रहती है, तो वो गई नॉर्मल। तो नॉर्मल तो क्या रहेगी, सर्विक्स, उसकी एपिथेलियम पिंक रहेगी, और एबनॉर्मल होगा या डिस्प्लास्टिक होगा उसका एसिटोवाइट हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर प्रोटीन कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 60, when a researcher reject a null hypothesis when it is actually true, which type, अगर कोई एक्चुअली ट्रू है और उसका नल हाइपोथेसिस हो जाता है कि ये चीज नहीं है, तो इसको एरर बोलते हैं टाइप 1 एरर। ट्रू जो नल हाइपोथेसिस है वो रॉन्गली रिजेक्टेड कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 61, which of the following is not included under the service of school health under आयुष्मान भारत प्रोग्राम। तो स्कूल हेल्थ के अंदर प्रोविजन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स स्कूल हेल्थ में आता है। स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी स्कूल हेल्थ के अंदर आता है। बीसीजी वैक्सीन स्कूल में नहीं दिया जाता, तो आंसर इज बीसीजी वैक्सीन। आयरन फोलिक एसिड का प्रोविजन कर सकते हैं, एल्बेंडाजोल टैबलेट भी दे सकते हैं टीचर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, A state has reported annual parasitic incidence of malaria less than 1 case per 1,000 population at risk, but some districts in the state have API more than 1 case per 1,000 population at risk. In which category will you place this? तो 4 तरह की कैटेगरी होती है इस मलेरिया एलिमिनेशन में। कैटेगरी 0 उसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ री एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें 0 इंडिजिनियस केस होता है, उसको कैटेगरी 0 बोलते हैं। कैटेगरी 1 में क्या होते हैं, एलिमिनेशन की फेज होती है जिसमें एपीआई होती है वो लेस देन 1 होती है सारे स्टेट में। एक होता है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 होता है जिसमें प्री एलिमिनेशन की स्टेट होती है, जहां पे जो स्टेट की एपीआई तो होती है 1 से कम, बाकी अदर स्टेट की एपीआई 1 से ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, जो स्टेट रिपोर्ट करा है उसकी तो एपीआई 1 से कम है, बाकी अदर स्टेट की एपीआई 1 से ज्यादा है, तो ये आएगा कैटेगरी 2 या प्री एलिमिनेशन स्टेज। कैटेगरी 3 उसको बोलते हैं जहाँ पे सबके सभी स्टेट की एपीआई 1 से ज्यादा होती है। तो ये 4 कैटेगरी होगी। कैटेगरी 0 में 0 केस होंगे, कैटेगरी 1 में सबका एपीआई 1 से कम होगा, कैटेगरी 2 में जिस स्टेट की करे उसका एपीआई 1 से कम होगा, कैटेगरी 3 में सबका स्टेट सारे स्टेट का एपीआई 1 या 1 से ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द लोअर कट ऑफ एज अबव व्हिच अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग इज डन एट हेल्थ फैसिलिटी फॉर द कॉमन कैंसर, ब्रेस्ट, सर्वाइकल और ओरल कैंसर। तो इसका आंसर आएगा 30 ईयर। A resident got a needle stick injury while taking suture of HIV positive patient. Which of the following statement is incorrect regarding HIV transmission? तो HIV पेशेंट है, उसके suturing करते हुए उसका needle stick इंजरी हो गया रेजिडेंट के, तो क्या है, क्या इनकरेक्ट है इसमें? 3 ड्रग कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेसिस, बिल्कुल सही बात है। 3 दवाई 3 ड्रग कॉम्बिनेशन देते हैं, और 3 ड्रग कॉम्बिनेशन कौन सा देते हैं, टीनोफोविर, लेमिवुडिन या इफाग्रेज, ये मोस्टली रिकमेंडेड करते हैं। दूसरा है 28 डे प्रिस्क्रिप्शन वो फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस शुड बी गिवन, सी बात है, 28 डेज का होते थे। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस शुड बी ऑफर्ड विद इन मैक्सिमम ऑफ 72 आवर, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम 72 के अंदर अंदर देना होता है। रिकमेंडेड तो ऐसे है कि 42 के अंदर दे दो, पर मैक्सिमम 72 आवर तक ऑफर कर सकते हो। देयर हाई चांस ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन, नो हाई चांस नहीं होता, ओनली 0.3% चांस होता है नीडल स्टिक इंजरी में एचआईवी ट्रांसमिशन का, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 65, a 50-year-old man working in coal mine since past 20 years developed cough, dyspnea on exertion and chest pain. His chest x-ray show snowstorm appearance in the lung field. The most likely diagnosis, तो the most likely diagnosis सिलिकोसिस आना है। क्वेश्चन नंबर 66, a 10-year-old boy come to tertiary health center after being bitten by a street dog one day ago. The blood oozing from the wound, the management is case of, अगर ब्लड वुंड से ब्लड आ रहा है, अगर वुंड से ब्लड आ रहा है तो ये हो गया कैटेगरी 3 बाइट। तो ट्रीट एज कैटेगरी 1 डॉग बाइट केस विद रिकरेंस, ये तो बिल्कुल गलत आ जाता है। ट्रीट एज कैटेगरी डॉग बाइट, ये बिल्कुल सही है।
with anti-rabies vaccine and immunoglobulins. तो आंसर इज बी। कैटेगरी 1 किसको बोलते हैं? जिसमें ओनली टचिंग हो रहा है, फीडिंग एन एलिमेंट, लिक्स ऑन इंटेक्ट स्किन पे लिक्स कर रहा है, स्किन इंटेग्रिटी इज नॉट, स्किन ब्रोकन नहीं है, तो उसमें सीधा सा कुछ नहीं करना, वॉश कर लेना है, स्किन एक्सपोज स्किन को वॉश कर लेना है, और कोई वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैटेगरी 2 वो होता है जिसमें निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन पे निबलिंग करता है, या माइनर स्क्रैच हो गया या एब्रेजन हो गया, परंतु वहां पे ब्लीडिंग नहीं हो रही, विदाउट ब्लीडिंग, तो वो कैटेगरी 2 में हो गया। उसमें क्या करना है, वो उनको वॉशिंग करना है और वैक्सीनेशन करवानी है। कैटेगरी 3 उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट हो गए या स्क्रैच हो गई और ब्लीडिंग भी आ रहा है, जैसे क्वेश्चन में बता रहा है ना, ब्लीडिंग आ रहा है, तो वहां पे कंटामिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये ब्रोकन स्किन विद सलाइवा हो गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वेट हो गया, तो उस कंडीशन में उनको वॉश भी करना है, वैक्सीनेशन भी देना है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देना है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम? तो इसका आंसर आएगा येलो फीवर, क्योंकि येलो फीवर इंडिया में था, एंडेमिक नहीं है। बाकी मलेरिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस ये तो इसमें आते हैं। इसके अलावा और कौन से आते हैं? मलेरिया, कालाजार, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये सारे आते हैं। Disease, question number 68. Disease X can be detected by investigation at least 2 months before it can be diagnosed, usually when the patient present with symptom at health facility. The period is defined as, तो इसको बोलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? टाइम इंटरवल बिटवीन द डिटेक्शन ऑफ द डिजीज बाय स्क्रीनिंग एंड द टाइम इट यूजुअली बी क्लिनिकल डायग्नोसिस आफ्टर द सिम्टम। कोई भी डिजीज है तो ये उसका डायग्नोसिस हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसका डायग्नोस हो रहा है कोई भी सिम्टम आने से पहले, परंतु उस डिजीज का अपन स्क्रीनिंग करके यहीं पे पता लगा लिया, तो जो ये टाइम हो गया, जो स्क्रीनिंग करके टाइम और जो यूजुअल सिम्टम आने के टाइम होता है, इसको बोलते हैं लीड टाइम। तो इस क्वेश्चन में क्या है? लीड टाइम कितना है? 2 महीने। यूजुअल होता उससे 2 महीने पहले पता कर लिया डिजीज का, उसको बोल दिया लीड टाइम। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है कोई भी एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम, ये पूरा होता तो ये इंक्यूबेशन पीरियड होता, जहां से इन्फेक्शन का एक्सपोजर हुआ वहां से सिम्टम आए, वो हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। स्क्रीनिंग टाइम क्या होता है? स्क्रीनिंग क्या होता है? टेस्टिंग फॉर अपेरेंटली हेल्थी इंडिविजुअल टू डिटेक्ट डिजीज बिफोर द सिम्टम डेवलप, वो हो गया स्क्रीनिंग। अपेरेंटली हेल्थी पीपल्स में होता है डिजीज डिटेक्ट करना सिम्टम आने से पहले, वो गया स्क्रीनिंग। जनरेशन टाइम क्या होता है? जनरेशन टाइम होता है बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी केस टू इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी केस, होता है जनरेशन। प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के बीच का इंटरवल हो गया जनरेशन टाइम। क्वेश्चन नंबर 69. A 18-month-old unvaccinated child come to PSC for vaccination for the first time. Vaccine to be given include, तो उस बच्चे को क्या वैक्सीन देनी चाहिए? फर्स्ट पेंटाविलेंट वैक्सीन। पेंटाविलेंट में क्या आता है? पेंटाविलेंट में आता है, पेंटाविलेंट में आता है आपका DPT प्लस हेपेटाइटिस प्लस इमोप्लेंस इन्फ्लुएंजी, तो ये आता है जो कि वैक्सीन 1 साल से पहले पहले की उम्र में दिया जाता है। अब 18 मंथ का हो गया तो ये वैक्सीन नहीं देते। दूसरा ऑप्शन BCG OPV, BCG वैक्सीन है वो भी लेस देन 1 ईयर पीरियड में ही दिया जाता है। तीसरा DPT OPV, यस DPT OPT 18 मंथ पे दे सकते हैं, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 70. अंडर ESI एक्ट सिकनेस बेनिफिट इज गिवन फॉर ए पीरियड ऑफ, सिकनेस बेनिफिट कब तक दे सकते हैं? तो 91 डेज तक इन 2 कंसेक्यूटिव बेनिफिट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 71. which of the following is not a goal for goal of population based cancer registry?
तो डिटर्मिनेशन ऑफ कैंसर रेट एंड ट्रेंड्स, ये तो गोल इसका है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, ये इसका बिल्कुल गोल नहीं है। पैटर्न ऑफ केयर, आउटकम ऑफ कैंसर पेशेंट, ये भी इसका गोल है। कैंसर प्रिवेंशन भी इसका गोल है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 72, मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज वाज कंडक्ट इन विच कंट्री? तो आंसर इज यूएसए। क्वेश्चन नंबर 73, which of the following virus is not significantly associated with aplastic anemia? तो उससे एप्स्टीन बार वायरस होता है, एडिनो वायरस नहीं होता, एचआईवी भी है एसोसिएट, पर वो वायरस B19 ये भी एप्लास्टिक क्राइसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर इज बी। माइस्थेनिया ग्रेविस इज कोज्ड बाय डिसफंक्शन ऑफ, तो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है वो थाइमस ग्लैंड के साथ एसोसिएट रहता है या थाइमोमा के साथ एसोसिएट रहता है 75% केसेस में। थाइमिक हाइपरप्लेजिया थाइमोमा, जिसमें एंटीबॉडी बन जाती है अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के प्रति। क्वेश्चन नंबर 75, a 65-year-old male with hypertension present with sudden onset severe chest pain radiating to back, बीपी राइट आर्म की है 180 100 mmHg, लेफ्ट आर्म की है 127 mmHg। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, मीडियास्टाइनल वाइडनिंग हो रहा है। व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो ये तो सारे के सारे फीचर बता रहे हैं एओर्टिक डिसेक्शन के। एओर्टिक डिसेक्शन जिसमें बीपी भी दोनों आर्म की अनइक्वल है और टीयरिंग पेन है। तो आंसर इज एओर्टिक डिसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 76, a 28-year-old HIV positive female not a on ART present with recurrent oral thrush and dysphagia. फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ओरल कैंडिडियासिस, तो फर्स्ट चॉइस होता है हमेशा ओरल फ्लुकोनाजोल भी होता है। इंट्रावेनस कब देते हैं, सीवियर केस में देते हैं एम्फोटेरेसिन भी। क्वेश्चन नंबर 77, ए 35-year-old फीमेल प्रेजेंट विथ रिकरेंट एब्डोमेन पेन, डायरिया, वेट लॉस और ओकेजनल रेक्टल ब्लीडिंग, कोलोनोस्कोपी करवाई तो उसमें सेगमेंटल कोलोनिक इन्फ्लेमेशन, एफएथएस अल्सर और स्कीप लीजन, तो मोस्ट लाइकली तो स्कीप लीजन है। तो आंसर इज क्रोन्स डिजीज। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में है वो कंटिन्यूअस लीजन होते हैं इसमें। तो क्रोन्स डिजीज के क्या होते हैं, माउथ से लेके एनस में कहीं पे भी हो सकता है, मोस्टली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में और स्टार्टो कोलन में होता है। स्कीप लीजन होता है इसमें। ट्रांसमुरल लेयर होती है जो वोइल की, वो अफेक्ट होती है। कॉम्प्लिकेशन फिस्टुला, स्ट्रक्चर एब्सेस बन सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन होता है और रेक्टम से स्टार्ट होता है और अपवर्ड की ओर मूविंग होता है। ओनली इनर मोस्ट जो लाइनिंग है वहीं तक लिमिटेड होता है। कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग हो सकती है, कोलोन कैंसर का रिस्क हो सकता है, टॉक्सिक मेगाकोलन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, a 20-year-old woman present at 7 weeks of gestation unwilling to continue pregnancy. What is the drug used for medical termination of the pregnancy in this patient? तो इसका तो सिंपल सा आंसर है, 7 वीक पे मिफेप्रिस्टोन और मिजोप्रिस्टोल देते हैं। पहले तो मिफेप्रिस्टोन देंगे प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, उसके बाद में मिजोप्रिस्टोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 79, द मैक्सिमम रिस्क ऑफ कोड प्रोलैप्स इन सीन विच टाइप ऑफ द ब्रिज प्रेजेंटेशन? तो आंसर इज फुटलिंग, क्योंकि फुटलिंग ब्रिज में क्या होगा, पेल्विक में जो परजेंटिक पार्ट में क्या होगा, कोड प्रोलैप्स कहाँ पे होता है, जहाँ पे परजेंटिक पार्ट डज नॉट द फील पेल्विक इनलेट। तो फुटलिंग ब्रिज में क्या होता है, मैक्सिमम स्पेस होता है पेल्विक में, इसलिए कोड है वो नीचे स्लिप होने का चांस इजीली होता है। क्वेश्चन नंबर 80, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द डिजेनरेशन इन फाइब्रॉइड। तो मोस्ट कॉमन डिजेनरेशन होता है वो होता है हाइलिन डिजेनरेशन होता है। डिजेनरेशन चेंज क्या होता है, फाइब्रॉइड क्या होता है, डिजेनरेशन क्यों होता है, क्योंकि पुअर ब्लड सप्लाई के कारण होता है। हाइलिन भी हो सकता है, सिस्टिक भी हो सकता है, मिक्सोइड भी हो सकता है, फैटी भी हो सकता है, कैलकेरियस भी हो सकता है, रेड डिजेनरेशन भी हो सकता है, रेड जो प्रेगनेंसी में होता है। क्वेश्चन नंबर 81, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज गैस फॉर द क्रिएटिंग न्यूमोपेरिटोनियम
इन लेप्रोस्कोपी। तो न्यूमोपेरिटोनियम के लिए मोस्ट यूज गैस होती है CO2। CO2 क्या है? एक तो CO2 इसलिए प्रीफर करते हैं कि नॉन कंबस्टाइल है, मतलब नॉन कंबस्टाइल है, फटती वटती नहीं है, हाईली सोल्यूबल होता है ब्लड में और इजीली एलिमिनेट हो जाती है लंग के थ्रू, इसलिए यूज करता है। न्यूमोपेरिटोनियम में क्या होता है लेप्रोस्कोपी में, जिसमें क्रिएट करा जाता है प्रेशराइज गैस फिल एब्डोमिनल कैविटी टू प्रोवाइड सर्जन विद क्लियर एक्सपेंडेड स्पेस टू व्यू ऑपरेट ऑन इंटरनल ऑर्गन यूजिंग स्मॉल इंसिजन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 82। कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम इज सीन इन द बेबीज ऑफ मदर हैविंग। कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम क्या होता है? कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द लंबोसेक्रल स्पाइन होता है, काजिंग लोअर लिम्ब ब्लैडर एंड बोवेल एबनॉर्मलिटी हो जाती है, और ये एसोसिएट होता है मेटरनल डायबिटीज के साथ। तो डायबिटीज मेलाइटिस के साथ एसोसिएट होता है। डिफेक्टिव कोडल मेसोडेवलपमेंट होता है जिसमें। क्वेश्चन नंबर 83। द फर्स्ट स्टेज ऑफ हीमोस्टेटिस इज। तो हीमोस्टेटिस की फर्स्ट स्टेज क्या होती है? वेस्कुलर स्पाज्म। इसके अलावा दूसरी स्टेज होती है फिर प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन। उसके बाद तीसरी स्टेज होती है कोगुलेशन। वेस्कुलर स्पाज्म में वेसल्स का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद में प्लेटिलेट स्टिक होती है वहां पे आके और क्लम्प बनाती है, उसके बाद में कोगुलेशन फाइब्रिन मेस बनता है प्लग का और स्टेबल क्लोट बनता है। क्वेश्चन नंबर 84। बोन मेरो एग्जामिनेशन शो 14% माइलोब्लास्ट विद ओर रोड्स साइटोजेनेटिक रिवेल T821 डायग्नोसिस इज। तो T821 है तो डायग्नोसिस होगा एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 85। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये होता है एक्सॉन में भी होता है, इंट्रॉन में भी होता है, इंटरजेनिक रीजन में भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? मोस्ट कॉमन ऑफ टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन होता है जिसमें सिंगल DNA क्या करता है बिल्डिंग ब्लॉक डिफर बिटवीन इंडिविजुअल्स फाउंड एट लीस्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 86। सारमेंटो ब्रेस इज यूज इन मैनेजमेंट ऑफ विच फ्रैक्चर। तो आंसर इज फ्रैक्चर शाफ्ट ह्यूमरस। जो फंक्शनल ब्रेस होती है जो यूज की जाती है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ये क्या करती है अर्ली मोबिलाइजेशन को अलाउ करती है। क्वेश्चन नंबर 87। हेयर पिन अरेंजमेंट इन सीन विच पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। तो हेयर पिन लूप अरेंजमेंट क्या होती है ब्लड वेसल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक मेटाफाइसिस में सीन होती है, मेकिंग इट प्रोन टू हेमेटोजेनस ओस्टियोमाइलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 88। क्लिनिकल ट्रायल ऑफ यूरेथ्राइटिस आर्थराइटिस और कंजक्टिवाइटिस अकर इन विच ऑफ द डिजीज। तो आंसर इज रिटर डिजीज या रिएक्टिव आर्थराइटिस। क्या होती है? एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है और कब होती है? जेनाइटोयूरिरी या GIT इन्फेक्शन के बाद में होती है, जैसे क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, साल्मोनेला या सीजेला या कैम्पाइलोबैक्टर, इन इन्फेक्शनों के बाद में होती है। क्लासिकली ये तीन चीजें होती है आर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस और यूरेथ्राइटिस। क्वेश्चन नंबर 89। लेचमान टेस्ट इज डन फॉर असेसिंग स्टेबिलिटी ऑफ विच नी लिगामेंट। तो लेचमान टेस्ट होता है मोस्ट सेंसिटिव एंड गोल्ड स्टैंडर्ड क्लिनिकल टेस्ट होता है ACL इंजरी के लिए। With the knee flexed 20 to 30 degree, the femur is stabilizing while tibia pulled anterior. ये आपकी फीमर होगी, ये टीबिया होगी, 20 to 30 डिग्री पे फ्लेक्स होना चाहिए, 20 to 30। उसके बाद में ये फीमर ये टीबिया, तो टीबिया को पुल करेंगे एंटीरियरली, पुल्ड एंटीरियरली। एक्सेस एंटीरियर ट्रांसलोकेशन विद सॉफ्ट मुसी एंड पॉइंट इंडिकेट ACL टियर। तो आंसर इज ACL टियर। क्वेश्चन नंबर 90। गस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर। तो गस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन होता है जो ओपन फ्रैक्चर बेस्ड ऑन द वुंड साइज कंटामिनेशन और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो ओपन फ्रैक्चर के लिए किया जाता है ये, जिसमें
तीन क्लासिफिकेशन होता है टाइप्स, जिसमें क्लीन वुंड होता है लेस देन 1 सेंटीमीटर, मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। टाइप 2 जिसमें वुंड 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है और मॉडरेट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होता है। टाइप 3 हाई एनर्जी इंजरी होता है, सीवियर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज। थर्ड ए में एडिक्वेट सॉफ्ट टिश्यू कवरेज, थर्ड बी में बोन एक्सपोज, थर्ड सी में एसोसिएट आर्टेरियल इंजरी। अब इसमें हरियाणा मेडिकल ऑफिसर में 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के पूछे जाते हैं। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है 91 से 100। फर्स्ट है कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, तो आंसर इज चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 92 विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में नहीं है वो है इंग्लैंड। द नेम ऑफ पंडित रविशंकर इज एसोसिएट विच विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, सितार के साथ एसोसिएट होता है, एसोसिएट है रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 94 हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, तो उसका है राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 95 थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 वाज, तो इसका थीम है माई हेल्थ माई राइट। क्वेश्चन नंबर 96 हु वाज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ द नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 97 विच ऑफ द फॉलोइंग which is the first country to give voting right to women, तो आंसर इज न्यूजीलैंड। which is the first country to introduce GST, तो फ्रांस। who was the first woman recipient of the मैग्सेसे अवार्ड, तो आंसर इज मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड फर्स्ट वुमेन कौन है, मदर टेरेसा। और किरण बेदी वो बाद में। क्वेश्चन नंबर 100 फॉर हाउ मेनी डिसिप्लिन इन नोबेल प्राइज अवार्डेड, तो आंसर इज 6 फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन लिटरेचर पीस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये आपका ये हरियाणा मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम 2024 का पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो आपकी अगली वैकेंसी है हरियाणा मेडिकल ऑफिसर 2026 की, उसके लिए सभी साथियों को ऑल द बेस्ट।